हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक्निकल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलायबिलिटी इन रोटेटिंग इक्विपमेंट, राइट। तो रिलायबिलिटी रोटेटिंग इक्विपमेंट हम देखेंगे कि रिलायबिलिटी क्या है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत ही मजा आएगा इसमें। और सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है, तो आप ध्यान से इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, राइट। आज के हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है उसकी डेफिनेशन, जो रिलायबिलिटी की डेफिनेशन, साथ में बाथ टब का जो हम थियोरेटिकली बुक में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली भी इसमें कंसर्न करेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे इक्विपमेंट में और मशीन में उसको देखा जाता है, राइट। फिर उसका लर्निंग और टर्मिनोलॉजी, जो सबसे ज्यादा ये भी इंटरव्यू और रिटन टेस्ट में आने वाले टॉपिक्स है, जैसे कि एमटीबीएफ, एमटीटीआर, अवेलेबिलिटी। बहुत ही ईजी है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम उसको देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे उसका एग्जाम्पल के साथ और कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन रिलायबिलिटी क्या है, आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, राइट। रिलायबिलिटी एक इक्विपमेंट की एबिलिटी है कि जो फेल हुए बिना अपने नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में अपना जो एक डिजायर स्पेसिफिक टाइम है उसमें वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, वो है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड को हम इजी बनाए तो हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि सपोज एक कोई मशीन है, समझ लीजिए कि अपने ही घर की एक कार या बाइक है जिसको हमने सर्विस करवाया और वो 1 ईयर ऑफ पीरियड के लिए वो ड्यू हो जाती है, राइट। तो 1 ईयर ऑफ जो पीरियड है, एक स्पेसिफिक पीरियड है, उसमें वो विदाउट फेल हुए बिना, मतलब नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वो जो एबिलिटी है वो रिलायबिलिटी है। उससे पहले फेल हो गया तो क्या है, उसकी रिलायबिलिटी नहीं है या कम है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी हमको ये यहाँ पे समझाता है। ठीक है, जनरली रिलायबिलिटी क्या मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर और डाउन टाइम ऑफ इक्विपमेंट, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे वो करता है। ठीक है, उससे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसीलिए हम बात तब कब देखेंगे कि वो रिलायबिलिटी के टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने थियरी भी पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें टाइम वर्सेस मशीन का फेलियर रेट को प्लॉट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो भी इक्विपमेंट, जो भी मशीन है, उसको 3 स्टेज में यहाँ पे डिवाइड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज जो है हमारा अर्ली फेलियर स्टेज है, राइट। तो यहाँ पे अर्ली फेलियर स्टेज में आप देख पाओगे कि ये जो अपना मशीन का फेलियर रेट है वो पहले ज्यादा है फिर कम हो रहा है। तो आपको ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगेगा कि जब मशीन नया है तो जैसे स्टार्ट करते उसका फेलियर रेट कैसे ज्यादा होता है, राइट। तो ये जो स्टेज 1 जो है उसको एक इन्फेंट मैच्योरिटी पीरियड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनिशियल फेज है, इसमें हाईली फेलियर रेट होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है मशीन्स में, राइट। इंस्टॉलेशन का इश्यू होता है और डिजाइन का फॉल्ट रहता है। तो इसीलिए ये इनिशियली इसका फेलियर रेट ज्यादा होता है, चलाते ही फेल होने का चांसेस। लेकिन वो जब आइडेंटिफाई होता है, वो रिपेयर हो जाता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे आपका ये फेलियर रेट कम होता जाता है। ठीक है, और वो एक कंडीशन में आके फिर स्टेज 2 में चला जाता है, राइट। तो स्टेज 2 हमारा जो होगा वो है एक यूजफुल लाइफ पीरियड, उसको बोला जाता है। ठीक है, और इसको एक स्टेडी स्टेट कंडीशन भी बोला जाता है, राइट। तो हम देखेंगे कि ये पीरियड में क्या होता है कि वेयर मशीन ऑपरेट विथ रिलेटिवली लो एंड कांस्टेंट फेलियर रेट, राइट। बहुत ही कम फेलियर रेट रहता है, आप देख पा रहे हो कि एक कांस्टेंट लाइन पे वो चल रहा है। मतलब ये मशीन आप बोला ना एक सेट हो जाता है। ठीक है, कि उसमें जब हाँ कुछ कंडीशन डेविएट नहीं होगी ना तब तक ये फेलियर नहीं होगा। तो फेलियर इस पीरियड में होता है, वो कैसे होता है, ऑफन ड्यू टू रैंडम इवेंट्स, कुछ रैंडम इवेंट्स हो जाए और कुछ ह्यूमन एरर हो जाए तभी होगा, मशीन अपने आप से फेलियर नहीं होगा स्टेज 2 में, राइट। और अभी थर्ड स्टेज जो आएगा वो है आपका वियर आउट पीरियड। ठीक है, तो वियर आउट पीरियड जो होता है, सबको पता है हमको कि एक मशीन की एक एज होने के बाद उसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो फेलियर रेट क्या होता है, बिगिन टू इंक्रीज। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फेलियर रेट जो है इसका वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट वेयर द मशीन अप्रोच द एंड ऑफ इट यूजफुल लाइफ। ये जो पॉइंट है वो क्या होगा कि यूजफुल लाइफ की एंड हो गई और उसका वियर एंड टीयर स्टार्ट होने से उसका फेलियर रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक जनरल बात टब कर्व है जो कि रिलायबिलिटी के कॉन्सेप्ट में वेरी यूजफुल है और एक वैल्यूएबल टूल की तरह इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होगा बात टब कर्व, एक तो आपकी रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में, फिर मेंटेनेंस प्लानिंग में भी यूज होगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि मशीन का कौन से स्टेज में फेलियर रेट कितना रहता है और आप वो हिसाब से उसका मेंटेनेंस प्लान कर सकते हो, राइट। तो अभी हम आगे देखेंगे, बाथटब कर्व ही देखेंगे लेकिन वो प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, वो थियोरेटिकल हमने देख लिया। तो इसमें भी हमने क्या किया, मशीन कंडीशन वर्सेस टाइम के प्लॉट में हम देखेंगे कि लेट सी हाउ मशीन फेल, मशीन कैसे फेल होता है। ठीक है, तो ये हम एक्चुअल कंडीशन में यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मशीन जब चालू होता है ना तब मशीन की हेल्थ मतलब चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जब चालू होता है थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ,
हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मशीन की हेल्थ स्टार्ट होना चेंज हुआ थोड़ा पीरियड के बाद, वो अच्छा चला, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा उसमें चेंज आया, और वो ये चेंज को क्या करना है कि हमने इग्नोर किया, सब समझ लीजिए यहाँ पे इग्नोर हुआ है, वो उसको कंसीडर नहीं किया, तो क्या होगा कि वो वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर मतलब वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा मशीन में, उसको भी इग्नोर किया, अंडर एस्टिमेट किया, राइट। उसके बाद क्या होगा कि जो अगले स्टेज में मशीन क्या होने करने लग जाएगा कि नॉइज होगा, ठीक है, ये उसकी कंडीशन थोड़ी और डिटोरेट हुई, राइट, नॉइज होना, नॉइज स्टार्ट हो गया, राइट। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद वो मशीन हीट पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो हीट उसके जो क्रूशियल जो मैकेनिकल इक्विपमेंट के जो पॉइंट्स होते हैं वहां से हीटिंग वो स्टार्ट हो जाएगा, मशीन हीट पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका आपका हम क्लियर कॉन्सेप्ट आपको पता करना हो तो मेरा जो लास्ट प्रीवियस 2-3 वीडियोस है, जैसे कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, और बेसिक जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक मेरा वीडियो, उसमें मैंने सपोज सेंट्रीफ्यूगल पंप का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मैंने वहां पे दिखाया है कि वाइब्रेशन कहाँ पे आता है, नॉइज कैसे होता है, हीट कहाँ पे होता है, तो वो पर्टिकुलर आप वहां पे मेरा वीडियो को देख सकते हो, राइट। ठीक है, तो आपने नॉइस को कंसीडर नहीं किया, इसको मतलब इग्नोर किया ये कंडीशन की, तो वो हीट पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो कंडीशन आएगी वो ड्रास्टिकली, आप ग्राफ को देख रहे हो कि वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, वाइब्रेशन के बाद, नॉइस के बाद उसकी जो स्टीप है वो बढ़ती जा रही है, राइट। तो अभी क्या होगा कि स्मोक स्टार्ट हो जाएगा आना, राइट। स्मोक आने के बाद विद इन कुछ ही पीरियड में वो स्टीप, एक देखो आप ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड कंडीशन में जाके वो क्या होगा, फिर मशीन आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो मशीन ऐसे फेल होता है कि काफी सारे इंडिकेशन पहले देता है, उसके बाद फेल होता है, डायरेक्टली फेल कभी नहीं होता है, राइट। तो वो इग्नोर किया जाएगा, तो वो उसकी मतलब जो टाइम पीरियड है वो कम होता जाएगा, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि तो वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन आने से मशीन फेल होने तक, सपोज यहाँ पे हमको 90 डेज मिल रहे हैं ना, तो वो क्या होगा कि नॉइज आने के बाद वो सिर्फ 15 डेज मिलेंगे, मतलब आप देख पा रहे हो कि ग्राफ कितना ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, राइट। उसके बाद हीट आने के बाद तो आपको सिर्फ 2 दिन मिलेंगे, और जैसे ही स्मोक आएगा विद इन 10 मिनट्स में मशीन फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या लर्न कर रहे हैं कि ये ग्राफ से जो हमने देखा कि वी सीन फील्ड पर्सन और ऑपरेट प्ले वेरी वाइटल रोल, क्रूशियल रोल है जो फील्ड पर्सन, फील्ड ऑपरेटर है, क्योंकि जो भी रोटेटिंग इक्विपमेंट रन हो रहा है उसकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए उसका रोल बहुत जरूरी है। कैसे कि इफ वी मॉनिटर एनी इक्विपमेंट क्लोजली ऑन रूटीन बेसिस, वी कैन डिटेक्ट प्रॉब्लम। आप डेली एक ही चीज को, जो इक्विपमेंट है उसको आप डेली मॉनिटर कर रहे हो, तो आपको कुछ भी उसमें चेंजेस आएगा, कुछ भी उसमें डेविएशन आएगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, और उसको एड्रेस करने से क्या होगा, अपकमिंग जो भी इश्यूज है उसको आप मिटिगेट कर सकते हो, उसको आप रोक सकते हो, उससे क्या होगा कि आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा हम देखेंगे इफ वी कैन डिटेक्ट वाइब्रेशन, ठीक है, आपने वो ग्राफ में देखा क्या हुआ कि आपने वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, एबनॉर्मल नॉइस को डिटेक्ट कर लिया, ओवर हीटिंग लाइक इश्यू, सपोज आपने अर्ली स्टेज में वाइब्रेशन डिटेक्ट कर लिया, तो आप क्या करोगे कि मतलब वो चीज को आप एड्रेस कर पाओगे, तो वहां से ही आपका मशीन का फेलियर रेट, आगे का डिटोरेशन रुक जाएगा, तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। वैसे ही एबनॉर्मल नॉइस, ओवर हीटिंग लाइक इश्यू इन अर्ली स्टेज, और उसको आपने टाइमली एड्रेस कर लिया, तो फेलियर को क्या हो सकता है, प्रिवेंट कर सकते हो, और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। अभी हम टर्मिनोलॉजी की बात जो की थी मैंने, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरव्यू में ज्यादातर पूछा जाता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफी बार इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, और रिटर्न टेस्ट में भी आता है। जानना बहुत जरूरी है कि एमटीबीएफ और एमटीटीआर ये दो टर्मिनोलॉजी, और अवेलेबिलिटी भी है जो ये दोनों को कंसर्न करता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, बट हम पहले देखेंगे कि टर्मिनोलॉजी में एमटीबीएफ क्या है, ठीक है। तो एमटीबीएफ का फुल फॉर्म है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, राइट, फेलियर होने के बीच का टाइम है, राइट। और एमटीटीआर क्या है कि मीन टाइम टू रिपेयर, कोई भी इक्विपमेंट एक बार रिपेयर होता है, फिर दूसरी बार रिपेयर होने के बीच मतलब कितना टाइम लगता है, दो दो रिपेयर होने के बीच का टाइम है, वो एमटीटीआर है, राइट। और तीसरा जो मैंने बताया कि अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का कंसर्न मैंने आपको आगे भी बताया कि अवेलेबिलिटी क्या है वो हम देखेंगे, बट उसके पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी के फॉर्मूला है एमटीबीएफ डिवाइडेड बाई एमटीबीएफ प्लस एमटीटीआर इंटू 100, ये परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अवेलेबिलिटी क्या है कि जो इक्विपमेंट है आपका वो कितना फ्रीक्वेंट, कितनी फ्रीक्वेंसी में रेडी टू यूज कंडीशन में है, ठीक है। अवेलेबिलिटी वन ऑफ द वे टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी, ठीक है। मैंने मेरे एक आगे का जो वीडियो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसमें मैंने अवेलेबिलिटी का भी बताया है कि सपोज आपके कोई भी रनिंग इक्विपमेंट, रनिंग प्लांट में दो इक्विपमेंट है, एक जो आपका चल रहा है और दूसरा जो है वो अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो वो अवेलेबल है कि नहीं, सपोज मेंटेनेंस में है तो वो अवेलेबिलिटी जीरो हो गई, ठीक है। और जो चल रहा है
उसकी रिलायबिलिटी कितनी है वो यहाँ पे कंसर्न किया जाता है। ठीक है, इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन देख पाए तो उसको भी हम चार्ट के थ्रू देखेंगे कि सपोज समझ लीजिए कि आपका एक मशीन जो है वो रनिंग रनिंग हो रहा है, तो उसका रनिंग पीरियड कितना है 1200 ओवर। 1200 ओवर रनिंग के बाद वो क्या हुआ, मेंटेनेंस में आया। ठीक है, तो मेंटेनेंस में आया तो मेंटेनेंस में कितना टाइम लगा, 48, मतलब ये मशीन 48 आवर तक यहाँ पे आपका बंद रहा, डाउन टाइम में है। ठीक है, फिर वापस चालू किया मशीन को, जो जो T2 पीरियड यहाँ पे दिखा है वो कितना है 1500 ओवर, वो 1500 ओवर चला मशीन। उसके बाद वापस मेंटेनेंस में, ये ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन काफी साल चला होगा, फिर मेंटेनेंस में है, फिर चला इतना आवर्स, फिर मेंटेनेंस में आया। ठीक है, तो उसमें मेंटेनेंस की कितना टाइम लगा 52 आवर, ये हमें एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वापस मशीन चालू किया और फिर 1800 ओवर चला, 18 आवर के बाद वापस मेंटेनेंस लिया, चाहे वो प्लान मेंटेनेंस हो या फिर ब्रेकडाउन हो, कुछ भी हो, वो उसमें 50 आवर्स उसमें मेंटेनेंस टाइम यहाँ पे हमने लिया है। ठीक है, तो ये जो है हमने तीन मेंटेनेंस पीरियड, ठीक है, तीन मेंटेनेंस टाइम को कंसीडर किया है और 3 बार मशीन रनिंग को कंसीडर करके हम देखेंगे कि एमटीबीएफ और एमटीटीआर कैसे ढूंढा जाता है। ठीक है, तो हम इसका एमटीबीएफ मीन टाइम बिटवीन फेलियर देखेंगे तो क्या होगा, T1 T2 T3 डिवाइडेड बाय n नंबर्स ऑफ रनिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 बार रनिंग कंसीडर किया है तो हम 3 लेंगे। ठीक है, तो T1 कितना था आपका 1200 आवर्स, T2 1500 और T3 1800 डिवाइडेड बाई 3। तो आपका एमटीबीएफ यहाँ पे कितना मिला 1500 आवर्स। ठीक है, बहुत इजी है, राइट। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर कितना है आपका 1500 ओवर के बाद, मतलब फेलियर का जो रेट है वो 1500 ओवर मशीन आपका अप्रोक्सीमेट चल रहा है, राइट, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे एमटीटीआर, तो मीन टाइम टू रिपेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, M1 M2 M3 डिवाइडेड बाई n नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे कितना है 48 आवर, 52 आवर, 50 आवर्स डिवाइडेड बाई 3 देखा जाए तो आपका जो मीन टाइम है रिपेयर का, मीन टाइम टू रिपेयर वो 50 आवर्स है। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन सबको क्या पता चला कि आपको पता चल जाए कि आपका मशीन की रिलायबिलिटी कितनी है, तो 1500 ओवर की, 1500 आवर्स तक ये मशीन आराम से चल पा रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेट कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और आपको मेंटेनेंस में कितना टाइम लगेगा वो भी पता चल गया कि एवरेज टाइम जो इसका है वो 50 आवर्स है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम अवेलेबिलिटी गिनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखा आपने एमटीबीएफ कितना था 1500 और एमटीटीआर 50 था। ठीक है, तो फॉर्मूला में इनपुट करेंगे तो हमको यहाँ पे अवेलेबिलिटी मिलेगी कितनी 96.77% मशीन की अवेलेबिलिटी है, ऐसा हम ये फॉर्मूला से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और डेफिनेशन में देखा जाए तो एमटीबीएफ जो है वो क्या मेजर करता है, तो एवरेज टाइम बिटवीन फेलियर ऑफ इक्विपमेंट और कंपोनेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन। जैसे कि मैंने बताया कि एवरेज टाइम कितने टाइम के बाद वो फेलियर हो पाएगा, तो इससे हम क्या होगा कि रिलायबिलिटी, ठीक है, तो रिलायबिलिटी का आपको एक टूल कहा जाएगा कि हाँ इससे आपको रिलायबिलिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा है एमटीटीआर, एमटीटीआर का एवरेज टाइम टेकन टू रिपेयर फेल इक्विपमेंट। ठीक है, कितना टाइम ले रहे हैं, तो कंपोनेंट टू रिटर्न इज नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन। जैसे कि हमने आगे देखा कि वो जो मशीन था हमने एग्जांपल लिया था वो 50 आवर का उसका मीन टाइम टू रिपेयर था। ठीक है, की एस्पेक्ट ऑफ इक्विपमेंट रिलायबिलिटी, तो क्या है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी में दूसरा है रिड्यूस डाउन टाइम, जो कि हम यहाँ पे फेलियर को मिनिमाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि डाउन टाइम कम हो जाएगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैसे, वो स्मूथ ऑपरेशन, रिलायबिलिटी ज्यादा होगी तो स्मूथ ऑपरेशन गिव हायर आउटपुट, राइट। और कॉस्ट सेविंग बाय प्रिवेंटिंग ब्रेक डाउन एंड रिड्यूसिंग मेंटेनेंस नीड, हम कॉस्ट सेविंग कर पाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। मेरी आप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो रेगुलर अपडेट के लिए।